बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी क्लास का दूसरे चैप्टर का छठा लेसन स्टार्ट होगा, जिसमें आप ऐसी शख्सियत के कारनामों के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने तारीख़ में अपना एक मकाम हासिल किया, तारीख़ में बहुत ही ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए। तो प्यारे बच्चों, उनके कारनामों में से एक कारनामा हम स्टडी करने जा रहे हैं। उस कारनामे का नाम है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और शख्स का नाम है शख्सियत का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो कायम की थी, इसके मुसलमानों पर क्या असरात मुरतब हुए थे, इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा हासिल हुआ था, इसके बारे में इस टॉपिक में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जल्दी से बुक अपनी ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 34। वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल ये सर सैयद अहमद ख़ान ने 1886 में कायम की थी। कब कायम की थी? 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मुसलमानों की बहाली के, मुसलमानों की तरक्की के लिए एक कॉन्फ्रेंस कायम की थी, जिसका नाम क्या रखा गया था? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तरक्की के लिए सोचा था और मुसलमानों की तरक्की का आगाज़ भी यहीं से शुरू हुआ। अदब के लिहाज से मुसलमान हर तरह से, अदब के लिहाज से भी जो मुसलमानों का आगाज़ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान के ज़माने में, यानी जब 1857 की जंग आज़ादी हो गई थी, तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए किसी किस्म की बहाली का काम मौजूद नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ दरअसल मुसलमानों को अपना गद्दार समझते थे कि भाई 1857 की जंग आज़ादी दरअसल मुसलमानों की वजह से हुई है, और हिंदू भी अपने जो है वो अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे मुसलमानों को, कि भाई हम आज़ादी हासिल कर लेंगे और बाद में मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम के तमाम नज़रियात को समझते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने इस लीग का, यानी इस कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में लाया गया था, और ये मुसलमानों की बहाली के लिए कायम की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस से मुसलमानों की तरक्की का आगाज़ हुआ था, ठीक है। क्योंकि जब 1886 का वक्त चल रहा था, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मदरसा कायम किया था, जो मदरसे से बाद में कॉलेज बना, कॉलेज से उसका नाम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था, उसका नाम रख दिया गया था ओरिएंटल कॉलेज, जो का नाम रख दिया गया था अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ में जो है वो मदरसा आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और अलीगढ़ में वो पूरा यूनिवर्सिटी बन चुका था, जहाँ पे मुसलमानों को जो है वो दीनी तालीम और इस्लामी तालीम और दीनी तालीम और इसके अलावा आपकी जो इल्मी तालीम है, ये दोनों दी जाती थी। उनको मशरिकी और मगरिबी इल्म, दोनों तरह का इल्म इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता था। इस तहरीक का, इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये था कि मुसलमान क्या करें? तरक्की करें। तो प्यारे बच्चों, सारा नतीजा इस तहरीक का क्या निकलता है? ये निकलता है कि मुसलमान क्या करें? तरक्की करें। क्योंकि मुसलमानों ने यहाँ से सबसे पहले मुसलमानों की फ़िक्री, समाजी और सियासी तरक्की का आगाज़ हुआ। ये वो जगह थी जहाँ से मुसलमानों की फ़िक्री, समाजी और सियासी तरक्की का क्या हुआ था? आगाज़ हुआ था। इसके साथ साथ मुसलमानों ने यहीं पर इस कॉन्फ्रेंस के तहत मशरिकी और मगरिबी दोनों इल्म हासिल किए गए। मशरिकी और मगरिबी उलूम पर ख़ासी तवज्जो दी गई, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमान पढ़ लिख कर एक बावक़ार और एक बाइज़्ज़त जो है वो एक अच्छी कौम बने, एक बहुत ज़्यादा अच्छी कौम बने, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान ये चाहते थे। इसके साथ मशरिकी और मगरिबी इल्म पर ख़ासी तवज्जो दी गई। इसके साथ साथ दीनी उलूम भी सिखाए गए। दीनी इल्म पर भी क्या की गई थी? ख़ासी तवज्जो दी गई थी इस कॉन्फ्रेंस के तहत।
उस ज़माने में 1886 के ज़माने में जब ये कॉन्फ्रेंस कायम की गई थी, तो उस ज़माने में मुसलमानों की तरक्की के लिए ज़्यादा आपके पास कॉलेजेस मौजूद नहीं थे। उसमें से आपका एक कॉलेज था जिसका नाम था ओरिएंटल कॉलेज। क्या नाम था? ओरिएंटल कॉलेज, सही है। और ये जो कॉलेज है ये मुसलमानों के लिए बनाया गया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और ये अलीगढ़ में जो है वो रखा गया था। और बाद में ये कॉलेज से तब्दील होकर यूनिवर्सिटी बन गया, और जहाँ पे मुसलमानों को दीनी तालीम और मशरिक़ी और मगरिबी उलूम सिखाया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटियाँ भी कायम की गई जिसमें तालीम के मौक़े मुसलमानों को दिए गए, जिसके ज़रिए मुसलमानों के अंदर सोचने और समझने की सलाहियत पैदा होना शुरू हो गई। उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बनने का जो आगाज़ है, यानी मुसलमानों ने जो सोचना स्टार्ट किया अपने अपने अलहदा वतन के लिए, तो आप कह सकते हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस के तहत से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने इन मुसलमानों की फ़िक्री, समाजी और सियासी तरक्की का आगाज़ यहाँ से स्टार्ट हो गया था। उन लोगों ने अपने अलहदा वतन के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। चुनांचे एक वक्त आया, ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है ये मुसलमानों की तरक्की में इतनी आगे बढ़ती गई कि इसकी वजह से बहुत सारे लीडर यहाँ से निकले, और उन्होंने लीडर्स ने मिलके एक लीग बनाई जिसको मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। इस लीग में जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद हैं वो तमाम के तमाम मुसलमान इस लीग के अंदर शुमार हो सकते थे और अपने अलहदा वतन के लिए आवाज़ उठा सकते थे। इस कॉन्फ्रेंस के तहत मुस्लिम लीग के आगाज़ में जो है वो का मुस्लिम लीग का आगाज़ हुआ, और मुस्लिम लीग के आगाज़ की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया, क्योंकि वो लीग थी, वो जमात थी जिसके तहत पूरे मुसलमान एक यकजा हो गए, और यकजा होकर एक साथ होकर अपने अलहदा वतन के लिए इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है ये आपको क्लियर हो गई। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग कायम की, इसके तहत ही क्या हुई? मुस्लिम लीग कायम हुई। मुस्लिम लीग कायम की, और कायम कब हुई थी? 1906 में कायम हुई थी। ठीक है, कायम की। आपका मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी 1886 में हुई थी, और उसके 20 साल के बाद, यानी 20 साल की जो तरक्की हुई, 20 साल में जो बहुत सारे लीडर निकले, सोचा, उन लोगों ने काम किया, उसके 20 साल के बाद एक लीग कायम की गई जिसका नाम क्या रखा गया? मुस्लिम लीग का नाम रखा गया। उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हो चुकी थी। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके थे, लेकिन जो इससे लीडर निकले थे उन्होंने इस लीग का जो है क़याम अमल में लाया गया, और जब क़याम अमल में आया तो उसके बाद तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के यकजा होगा, और यकजा होकर अपने अलहदा वतन के लिए उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या टॉपिक है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो क्या नाम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, इस पर ज़रा फोकस कर लेते हैं हम। हेडिंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्यारे बच्चों, बिल्कुल उलट है आपकी मुस्लिम लीग की, यानी मुस्लिम लीग आपके किसकी जमात है? मुसलमानों की जमात है। इसी तरह इसका आप उलट करोगे तो क्या बनेगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जमात है, हिंदुओं की जमात है। प्यारे बच्चों, ये जमात 1885 में, यानी इस जमात के मोहम्मदन एजुकेशनल की जमात के 1 साल कबल वजूद में आई, क़याम अमल में आया। तो इसका क़याम कब आया? 1885 में क़याम अमल में आया। प्यारे बच्चों, 1885 में एक अंग्रेज़ थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे, जिनका नाम था ह्यूम। क्या नाम था? ह्यूम। 58-57 की जंग आज़ादी के बाद अब तक हालात बेहतर नहीं हुए थे, तो ह्यूम नामी शख्स एक अंग्रेज़ थे,
ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने जब इन हालात का जायज़ा लिया तो 1885 में हिंदुओं के तमाम लीडर्स को बुलाया और तमाम के तमाम जो यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से अंग्रेज़ों के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उससे पढ़ के निकलते, उन तमाम के तमाम लोगों से ख़िताब करते और कहते कि आपके हालात अभी तक बेहतर नहीं हुए, हम एक ऐसी जमात बनाते हैं जिसमें आप बर्रे सग़ीर में जो अंग्रेज़ मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठाने के बाद अपना जो है वालिदा वतन हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ह्यूम नामी शख्स की लीडरशिप में काफ़ी सारे जो हिंदूज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ से, अंग्रेज़ों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से तालीम हासिल करके निकल रहे थे, उन तमाम के तमाम हिंदुओं ने ह्यूम नामी अंग्रेज़ और रिटायर्ड ऑफिसर की लीडरशिप में एक जमात जो है वो बनाई थी, एक जमात अमल में आई थी। उस जमात को किसका नाम दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिए गए थे। 1885 में अमल में आई थी और इस जमात में तमाम के तमाम हिंदू शामिल थे। हिंदुओं ने मुसलमानों को भी कहा कि भाई आप हम लोगों के साथ मिल जाओ। तो फिर जब उन मुसलमानों से कहा कि भाई आप इनके साथ मिल जाओ, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बात का जायज़ा लिया कि जो ये जमात है ये मुसलमानों से बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा साबित हो गया और मुसलमान इनके साथ मिल गए तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने सोचा पूरा, फिर उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान इनके साथ इस जमात में मिल गए तो मुसलमानों को नुकसान इस तरह होगा कि जो आपके नुकसान इस तरह हुआ क्योंकि ये जो आपकी जमात है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दरअसल अंग्रेज़ों की शेप पर कायम की गई है, यानी अंग्रेज़ों की बुनियाद पर कायम की गई है। किसकी बुनियाद पर कायम की गई है? अंग्रेज़ों की बुनियाद, क्योंकि ये जो ह्यूम है वो एक अंग्रेज़ लीडर है। तो हो सकता है कि जो हम चाहते हैं कि हम आज़ाद अलहदा वतन चाहते हैं कि हमें अलहदा वतन मिल जाए, तो हो सकता है कि हम इनके साथ ज्वाइन हों, इनके साथ मिल जाएं। तो हो सकता है कि हमारे इनके साथ ज्वाइन होने की वजह से हम आज़ाद मुल्क अपना ना बना सके। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इनके साथ मिलने से, मुसलमानों ने इनके साथ मिलने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। सही है। शुरू में सर सैयद अहमद ख़ान इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर अपने लिए अलहदा वतन की सोचनी चाहिए, बाद में अलहदा वतन हासिल कर लीजिएगा। लेकिन जब सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बात पर गौर किया कि मुसलमान हिंदुओं की चौथाई का हिस्सा है, यानी 3% हिंदुस्तान में हिंदू हैं और 1% जो है वो मुसलमान है, यानी 75% जो हिंदू हैं और 25% कौन है? मुसलमान हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वजह से उन्होंने सोचा कि जब आज़ाद हो जाएंगे अंग्रेज़ों से तो हो सकता है कि हिंदू हमारे ऊपर अपना क्या जमा लें? कब्ज़ा जमा लें। तो इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। ठीक है, क्योंकि देखें, कोई भी कौम नहीं चाहती कि कोई भी जो दूसरी कौम है वो उसके ऊपर अपनी हुकूमत जमाए, उसके ऊपर जो है वो उसको ग़ुलाम बना ले। देखिए, कोई भी कौम चाहे वो कमज़ोर हो या फिर मज़बूत हो, अब जो कमज़ोर कौम है, चाहे वो कपड़ा बुनने वाली कौम क्यों ना हो, चाहे वो कपड़ा बुनती हो, बहुत ज़्यादा गरीब कौम हो, तो वो ये नहीं चाहेगी कि कोई और मज़बूत कौम उसके ऊपर राग़िब हो जाए, उसके ऊपर अपना जुल्म सितम करे, उसे अपना ग़ुलाम बना ले। ठीक है, उसकी ग़ुलामी में वो ज़िंदगी गुजारें। तो कोई भी कौम ऐसी नहीं चाहेगी, बल्कि वो मजबूती के साथ सामना करेगी कि भाई हम लोग आज़ादी चाहते हैं, हम लोग आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं, हम जैसे भी रह रहे हैं इस हालत में हम क्या हैं? खुश हैं, हम ग़ुलाम नहीं बनना चाहते। इसी तरह से मुसलमानों का भी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में था। क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये था कि मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिंदुओं ने कहा था कि भाई आप हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन मुसलमानों के जहन में ये बात आ रही थी कि हिंदू हमारे से ज़्यादा तादाद में हैं और हम हिंदुओं से कमज़ोर हैं और 25% हम हैं और 75% जो है वो हिंदू हैं। तो ऐसा ना हो कि जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए तो उसके बाद कहीं हिंदू हमें अपना ग़ुलाम ना बना ले। तो हम चाहते हैं कि हम जुदागाना तौर पर अपनी आज़ादी का जो है वो इख्तियार हासिल करें, अपनी आज़ादी के नारे लगाएं, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। हम आपके साथ मिलना नहीं चाहते। और ये बात इन्होंने जो सर सैयद अहमद ख़ान ने कही थी, ये बात में चल के सही साबित हुई।
कि मुसलमान जो है वो 25% और 75% हिंदू हैं, तो बाद में हो सकता है कि हिंदू गद्दारी करके हमें अपना ग़ुलाम बना ले। तो उन्होंने पूरी अलग जमात बनाई जिसको किसका नाम दिया गया, मुस्लिम लीग का नाम दिया गया, और इस जमात में मुसलमानों की बहाली के लिए काम किया गया था। ठीक है, और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने जो है वो मिलने से क्या कर दिया था, साफ साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मोहम्मद एन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमने आज 2 टॉपिक पढ़े, दोनों टॉपिक आपको क्लियर हैं? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास कांग्रेस है, जो जमात है, ये किसके अमल में आई थी? ये हिंदुओं की शे पर कायम हुई, सॉरी अंग्रेज़ों की शे पर कायम हुई, शे पर कायम हुई। और इसके अलावा और क्या काम? योम नामी शख्स की, योम नामी शख्स की लीडरशिप में कायम हुई थी। ठीक है, एमा पर कायम हुई। लीडरशिप को क्या बोलते हैं? एमा पर कायम हुई। ठीक है, सो आज हमने 2 टॉपिक स्टडी किए। पहला टॉपिक था मोहम्मद एन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरा टॉपिक था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो पेज नंबर 34 पर और 35 के ऊपर ये आपके लेक्चर्स मौजूद हैं। आप इनको जो है, आपके पास इन पेजेस मौजूद हैं, आप इन पेजेस को रीड कर लीजिएगा, आपको और जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आज हमारा टॉपिक यहाँ तक एंड होता है। बस एक फ़र्क याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों की जमात थी, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदुओं की जमात थी। सही है, बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। सो कॉपीज़ निकालें और जल्दी से इसको कॉपी करें। ठीक है, वेरी गुड, कॉपी हो गया। हेडिंग डालिए क्लास वर्क। खाली जगहें पुर करें। जल्दी से जो आज हमने स्टडी किया इसमें से 3 ब्लैंक्स निकालिए। वीडियो पॉज करें और जल्दी से निकालें। ठीक है, निकाल लें। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल जो आपका है वो होगा सवाल के मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम कब अमल में आया और इस कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा निकला। ठीक है, क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम कब अमल में आया और इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडियन नेशनल का क़याम अमल में कैसे आया।
यानी इंडियन नेशनल जो आपकी कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये किस तरह से वजूद में है आपको बताना है। यूनामी शख्स थे, उनकी लीडरशिप में उन्होंने बयानात किए। फिर उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो जमात जो है वो अमल में आ गई। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए। सर सैयद अहमद ख़ान इंडियन नेशनल कांग्रेस मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर क्यों रखना चाहते थे। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर क्यों रखना चाहते थे। सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि ये जमात अंग्रेज़ों की शे पर कायम की गई थी, यानी अंग्रेज़ों की लीडरशिप में कायम की गई थी। और इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद हिंदू मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लें। उनको ऐसा लगता था क्योंकि मुसलमान कम तादाद में थे और हिंदू ज़्यादा तादाद में थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था कि आने वाले वक्त में हिंदू अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लेंगे। इसी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहने का मशवरा दिया था। तो प्यारे बच्चों, 3 सवालात हैं, तमाम बच्चे कर लीजिएगा। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।